जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 जिसका नाम है हमारा देश भारत। तो हमारा देश भारत कहते हैं तो भारत नाम है तो थोड़ा सा नाम से संबंधित हम लोग लेते चलते हैं नॉलेज। जैसे कि पहले हम भारत को और किस किस नाम से जानते थे तो आर्यावर्त। ठीक है, ध्यान रखिएगा आर्यावर्त किसका नाम है तो ये भारत का ही नाम है। आर्यावर्त के नाम से पहले इसको बुलाया जाता था। दूसरा नाम ये मिलेगा आपको जम्बूद्वीप। ठीक है, जम्बू तो जम्बूद्वीप कौन है? हमारा भारत ही है। ध्यान रखिएगा जब आप बुद्ध का कोई सीरियल वगैरह देखेंगे ना तो उसमें जम्बूद्वीप के नाम से ही भारत को संबोधित किया जाता है। जम्बू का मतलब होता है जामुन, तो शायद यहाँ पे जामुन का पेड़ ज्यादा हुआ करता होगा तो जामुन का देश द्वीप कह दिया गया होगा, है ना। तो ये भी याद रखिएगा कि जम्बूद्वीप आर्यावर्त भारत का ही नाम है। अब चलिए कुछ और चीजें देख लेते हैं। जैसे भारतवर्ष भी किसको कहा जाता है? भारतवर्ष भी भारत का ही नाम है। ठीक है, भारत का देश या जो भारतवर्ष में रहते थे उनको भारतीय कहा जाता था। ठीक है, ये प्राचीन समय की बात हो रही है और जम्बूद्वीप तो आपको अशोक के शिलालेखों में भी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जैसे भारत को ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारत को इंडिया के नाम से किसने संबोधित किया था? तो जो यूनानी थे ना, यूनानी ये लोग आए थे ना तो ये सिंधु नदी है ना उसको इंडे कहते थे। ठीक है, इंडस, इंडे। ठीक है, तो इसी से बना इंडिया। तो किसने बुलाया इंडिया? तो यूनानियों ने बुलाया। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। आगे पूछा जाता है क्वेश्चन जैसे कि ईरानी भी हमारे भारत में आए थे था ना, तो ईरानी जो है वो किस नाम से बुलाए थे? तो सिंधु नदी जो है ना उसको ये लोग हिंदू कह के बुलाते थे। ठीक है, हिंदू इसी से आगे चल के हिंदुस्तान नाम पड़ा हमारे भारत का। तो हिंदुस्तान नाम भी किसका है? हमारे भारत का ही नाम हिंदुस्तान है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या नाम है अपने भारत का। तो हिंदुस्तान हो गया, इंडिया हो गया, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त हो गया। ये सब नाम जो है थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। ये नाम तो हो गए कि भारत के किस किस नाम से जानते हैं। अब हम और थोड़ा सा ऐड ऑन कर लेते हैं जैसे कि देखते चलते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो राष्ट्रीय पशु ध्यान रखिएगा भारत का पशु, देखिए मैं राष्ट्रीय आप लोग लगाते चलिएगा, पशु बस लिख दे रही। तो राष्ट्रीय पशु क्या है हमारे भारत का? तो ये हो जाएगा बाघ। कभी कभी बाघ ना लिख के वो क्या दे देता है कि जैसे उसका वैज्ञानिक नाम दे देगा बाघ का। तो ठीक है, तो उसका वैज्ञानिक नाम क्या है बाघ का? तो हमारे भारत का जिसका जो हमारा राष्ट्रीय पशु है उसका नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, ये नाम जो है आप लोग याद रखिएगा। अब भारतीय पशु हो गया हमारा बाघ। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो देखिएगा विरासत पर पशु जो है ना हमारा वो हाथी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये विरासत पशु के नाम से जाना जाता है। अगर भारत का पूछा जाए विरासत पशु कौन सा है तो वो हो जाएगा आपको हाथी। ठीक है, अब वहीं पे पूछा जाए राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है तो राष्ट्रीय पक्षी आपका हो जाएगा पक्षी। पक्षी कौन है? तो मोर है। अच्छा, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप याद करना चाहे तो याद रख सकते हैं, नहीं भी रखना चाहे तब भी, लेकिन ये याद रखिएगा कि पक्षी जो है हमारा राष्ट्रीय वो मोर है। उसका वैज्ञानिक नाम पावो पावो की स्टेटस है। ठीक है, वहीं पे आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय वृक्ष हमारे भारत का बरगद है और बिहार का भी बरगद है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बरगद का वैज्ञानिक नाम देखिए होता है फाइकस बेंगालेंसिस। ठीक है, अब पूछा जाए राष्ट्रीय पुष्प क्या है तो पुष्प हमारे भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कौन सा है? तो वो है आपका कमल। देखिए कमल जो है ना ये आपका बीजेपी का चुनाव चिन्ह भी है ना, और इसका जो है ना कभी कभी वैज्ञानिक नाम पूछ दिया जाता है। तो वैज्ञानिक नाम कमल का क्या है? तो याद रखिएगा नीलंबो नीलंबो नूसीफेरा। ठीक है, यही लिख देती हूँ नूसीफेरा। हमारे कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा नीलंबो नूसीफेरा है। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा भारत का अशोक स्तंभ। ठीक है, अशोक स्तंभ। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय गान क्या है? तो ये चीज याद रखिएगा राष्ट्रीय गान जो है हमारे भारत का, गान और गीत में अंतर है, ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, गान जो है हमारा जन गण मन है। ठीक है, जन गण मन,
सबको मेरे ख्याल से ये पता ही होगा। अब जन गण मन जो गाना है हमारे राष्ट्रीय गान, इसके रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1930 में गीतांजलि के लिए साहित्य पुरस्कार भी दिया गया था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो राष्ट्रीय गीत ध्यान रखिएगा, ये कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएगा वंदे मातरम। वंदे मातरम, ठीक है। ये चीजें जो है कभी कभी घूमते फिरते क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अब वंदे मातरम जो गीत है, इसके रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। राष्ट्रीय भाषा क्या है हमारा? तो देखिए हमारा राष्ट्रीय भाषा निर्धारित नहीं किया गया है, राजकीय भाषा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, राजकीय भाषा। तो राजकीय भाषा क्या है हमारी? तो ये है हिंदी। और बिहार की भी राज्य भाषा क्या है? तो हिंदी है। और दूसरे नंबर पे उर्दू आता है। अब देखेंगे राजकीय भाषा हो गया। राष्ट्रीय लिपि क्या है? तो राष्ट्रीय लिपि ये हो जाएगा देवनागरी। देवनागरी, ठीक है। अच्छा, वही पूछा जाए राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो राष्ट्रीय वाक्य जो हमारा है वो है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, ये हमारे भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिया गया था? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया था। मुंडकोपनिषद से। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय ध्वज आप सभी को पता है तिरंगा है। तिरंगा का रेशियो भी याद होना चाहिए 2:3। उसके बाद आपको उसमें कितनी तिलियां होती हैं? तो 24 तिलियां होती हैं। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो राष्ट्रीय नदी सबसे जो लंबी नदी है वो कौन सी है? गंगा है। और इसी की सबसे बड़ी बेसिन भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गंगा हो गया आपका। उसके बाद पूछा जाए राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है, ठीक है। जलीय जीव राष्ट्रीय लगा लीजिएगा आप आगे। जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब ये सब चीजें थी राष्ट्रीय वगैरह थी, तो कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी है। चलिए हम आगे अब जो और भी फैक्ट मिलते जाएंगे उसको ऐड ऑन करते जाएंगे चैप्टर में। चैप्टर स्टार्ट होता है आपका, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। तो देखिए हमारा भारत जो है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में कितने नंबर पे आता है? तो ये आता है हमारा भारत 7वें नंबर पे आता है। कई बार एग्जाम में जो है पूछा गया है कि भारत विश्व के क्षेत्रफल के अनुसार कितने नंबर पे आता है? तो 7वें नंबर पे आता है। आगे को जो 6 है ना, वो है आपका पहले नंबर पे आता है रूस, दूसरे नंबर पे आता है कनाडा, तीसरे नंबर पे आता है आपका यूएसए, चौथे नंबर पे आता है आपको चीन, ठीक है, चीन। 5वें नंबर पे आपका आता है ब्राजील। 6ठे नंबर पे आपका कौन सा आता है? तो ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया। 7वें नंबर पे अपना भारत आता है और 8वें नंबर पे आप देखेंगे अर्जेंटीना आता है, ठीक है, अर्जेंटीना। तो याद रखिएगा आप लोग कि सबसे बड़े विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे यूएसए, चौथे नंबर पे चीन, 5वें नंबर पे ब्राजील, 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पे हमारा भारत आता है क्षेत्रफल के अनुसार, 8वें नंबर पे अर्जेंटीना, ठीक है। अब देखिए कहा है कि उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। तो आप सभी को पता है कि हमारे भारत के उत्तरी पार्ट में अगर देखेंगे तो क्या है? हिमालय है, जिसमें सबसे जो विश्व के सबसे ऊंचे ऊंचे पॉइंट जो देखने को कहाँ मिलता है? तो हिमालय में मिलता है। और हिमालय की सबसे ऊंची शिखर क्या है? एवरेस्ट की चोटी, जिसकी हाइट क्या है? 8850 किलोमीटर, है ना। और इसी को जो है 8850 जो किलोमीटर जो नेपाल में स्थित है, भारत का एवरेस्ट, भारत का नहीं, हिमालय का एवरेस्ट की चोटी जो सबसे ऊंची है, वो नेपाल में उसको किस नाम से बुलाया जाता है? तो सागर माथा के नाम से जो है बुलाया जाता है एवरेस्ट की चोटी को। ये भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब कहा है कि पश्चिम में अरब सागर,
पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। तो ये सब देखेंगे हम लोग कि इधर अपना पश्चिम भाग में क्या है, अरब सागर है, और इधर देखेंगे आप कौन सी है, बंगाल की खाड़ी है, और नीचे दक्षिण में देखेंगे आप तो हिंद महासागर है, और एक ऐसा महासागर जो किसी देश के नाम पर पड़ा हुआ है वो है अपना भारत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो याद रखिएगा भारत का जो एग्जैक्ट क्षेत्रफल है ना वो कितना है, 3287263 किलोमीटर है ना, स्क्वायर। तो ये याद रखिएगा भारत का एग्जैक्ट क्षेत्रफल है कितना, 3287263, यानी कि 32 आपका लाख 87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ओके, चलिए आगे। अब ये जो क्षेत्रफल है ना 32.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर, तो ये ध्यान रखिएगा ये वाला जो क्षेत्रफल है ना पूरे विश्व का कितना परसेंटेज है, तो विश्व का 2.24% है, या कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिलेगा 2.4%। तो ज़्यादा यही देखने को मिलता है कि अपना भारत जो है उसका क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर वो विश्व के कितने परसेंट है, यानी कि 2.4% है। यानी कि हमारा भारत 2.54% है, तो आप चाहे तो इसे 2.4% बराबर क्या हो गया, 32.8 लाख किलो इंटू 100 कर दीजिएगा तो पूरे विश्व का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, आगे चलिए हम देखते हैं। अच्छा, जनसंख्या भी कभी कभी पूछा जाता है, तो हमारा भारत में जो जनसंख्या है 17.5% पूरे विश्व का हमारे भारत में एग्जिस्ट करता है, ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर यानी 3200 किलोमीटर बता रहा है। तो ध्यान रखिएगा ऊपर आपका लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक जो क्षेत्रफल है भारत का वो कितना है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो गया, 3214 किलोमीटर। देखिए आप लोग क्षेत्रफल जरूर याद रखिएगा, ये सब चीजें कई बार एग्जाम में पूछा जा रहा है ये। तो 3214 किलोमीटर आपका किधर से हो गया, नॉर्थ से साउथ जो आप देखेंगे भारत का क्षेत्रफल विस्तार, तो ये हो जाएगा 3214 किलोमीटर। ठीक है, वहीं पे आपको दे रहा है कि पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक का इसका विस्तार जो है लगभग 2900 किलोमीटर है, जो कि 2933 किलोमीटर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पूर्व से पश्चिम की बात की जा रही है, ये वाला जो है पार्ट अपना भारत का विस्तार पूरब से पश्चिम की तरफ कितना है, तो 2933 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा भारत जो है उसमें क्या क्या देखने को आपको मिलेगा, पर्वत मिल जाएगा आपको, मरुस्थल मिल जाएगा थार मरुस्थल, उत्तरी मैदान आप देखेंगे सिंधु गंगा वाला बेसिन जो है, असमान पठारी जैसे कि आप प्रायद्वीपीय पठार को देखोगे तो वो असमान है, मतलब कि एकदम से समतल नहीं है ना। तटीय भाग आप देखोगे गुजरात वगैरह के पार्ट में जैसे कि काराकोरम, इसके बाद आपका इधर पश्चिमी तट हो जाता है मालाबर, है ना। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ये क्या है, विभिन्न विभिन्न स्थल रूपों को जो है दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। तो हम सभी जानते हैं कि भारत को विविधताओं का देश कहते हैं, क्योंकि यहाँ की संस्कृति हो गई, वनस्पति हो गई, वन्य जीव हो गई, सभी चीजों में, है ना, फिजिकल और राजनीतिक ये सब जितना भी देखोगे आप उसमें जो है भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, आगे दे रहा है इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं। तो भारत जो है भिन्नताओं के साथ एकता को लिए हुए है ना, जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। वर्ष 2011 में अब तक भारत की आबादी लगभग 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अब लगभग 140 करोड़ हो चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमने चाइना को शायद पीछे छोड़ भी दिया है 2023 में ही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो मैंने बताया ही विश्व का जो है 17.5% जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है। ठीक है, और ये कितने नंबर पे आता है जनसंख्या के हिसाब से, दूसरे नंबर पे, और पहले नंबर पे कौन आता है, तो चीन आता है। ठीक है, तो अब ये चीजें याद रखिएगा। क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जाए तो 7वें नंबर पे, जनसंख्या के अनुसार पूछा जाए तो दूसरे नंबर पे आता है हमारा भारत। ठीक है, चलिए अब स्थिति देखते हैं इसकी।
यहाँ पे थोड़ा सा एक टर्म दिया हुआ है, ये हम देखते चलते हैं। तो जैसे प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो आप सभी को पता ही होगा वैसे तो, कि जो स्थल, ऐसा स्थल पाट जिसका जो है ना 3 ओर से जो जलों से घिरा हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। और द्वीप जो चारों तरफ से जलों से घिरा हो, ठीक है, उसे हम द्वीप कहते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है विश्व का, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ग्रीनलैंड है, जिसपे डेनमार्क का कब्जा है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन आता है, तो न्यू गिनी आता है। तीसरे नंबर पे बोर्निया आता है। चलिए आगे देखते हैं हम इसमें। अब स्थिति को देखते चलते हैं। स्थिति देखने के बाद हम पीछे ये देखेंगे क्या दिया हुआ है, ठीक है। स्थिति में बता रहा है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो जब हम सभी पढ़े हैं, पीछे चैप्टर में भी देखा था, हम अक्षांशीय विस्तार जब बताते हैं तो 0 डिग्री अक्षांश हम जब लेते हैं तो आप सभी को पता है ये विषुवत रेखा भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, और 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है ना। तो 0 डिग्री अक्षांश क्या करता है, ये इसको नॉर्थ हेमिस्फीयर में बांटता है और नीचे वाले को साउथ हेमिस्फीयर में बांटता है। तो हमारा भारत किधर, अगर अक्षांशीय विस्तार में देखा जाए तो हमारा भारत किधर एग्जिस्ट करता है, तो हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में एग्जिस्ट करता है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग, जैसे उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत है, तो क्या पहले भी ये इधर ही था क्या, ऐसा नहीं था। एक्चुअली क्या हुआ था कि पूरा चुंबकीय परिणाम के तहत आप देखेंगे भारत जो है हमारा उत्तर की तरफ खिंचाव हुआ उसका, और खिंचते खिंचते वो कहाँ चला गया, यूरेशियन प्लेट से जाके टकरा गया, ठीक है। और अभी हमारा भाग जो है भारत जो है एशिया का पार्ट है, ठीक है। और वो भी एशिया में भी देखेंगे तो दक्षिणी एशिया का पार्ट है, ठीक है। तो पूछा जाए, ऐसे पूछा जाए तो आपका रहेगा तो एशिया महाद्वीप का पार्ट है भारत, और अगर उससे भी डिटेल किया जाए तो दक्षिणी एशिया का भारत जो है हमारा पार्ट है, ठीक है। और ऐसे पूछा जाए, जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी थी, पहले इसको पैंजिया के नाम से जाना जाता था, है ना, पैंथालासा सागर वागर हुआ करता था। तो जब 2 भागों में बटा ना, तो ऊपर वाले भाग को हमने अंगारा या लॉरेंसिया लैंड कहा था, और नीचे वाले को हमने गोंडवाना लैंड कहा था। तो इधर ही भारत जो है हमारा एग्जिस्ट करता था। धीरे धीरे जब टूटने लगे पूरे, जो गोंडवाना लैंड टूटा, तो टूट के वो क्या हुआ, भारत जो है उत्तर की ओर जो है हमारा भारत का भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हो गया, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय भूखंड जो है उसका किस दिशा में विस्थापित होने के प्रमाण मिलते हैं, तो उत्तर दिशा में, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीजें। अब देखिए गोंडवाना लैंड आया, तो गोंडवाना लैंड में जैसे पहले भारत था ना, तो वो किस में ऐड था, तो उस समय जो है आपका, जैसे देखेंगे यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका हो गया, गोंडवाना लैंड का ही भाग था। गोंडवाना लैंड का भाग कौन कौन था, तो दक्षिणी अमेरिका था आपका, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अफ्रीका था आपका, जो भी मिल जाएगा इधर आप देखेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया भी क्या था, ये भी हमारे गोंडवाना लैंड का ही भाग था, सब एक साथ जुड़े हुए थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारा भारत जो है टूट के उधर यूरेशियन प्लेट से जाके टकरा के अब एशिया का महाद्वीप का पार्ट हो गया है, ठीक है। ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अंटार्कटिका भी देखिएगा गोंडवाना लैंड में ही आता है, अंटार्कटिका। तो कौन कौन थे, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका जो थे गोंडवाना लैंड के भाग थे। उसी में भारत भी जुड़ा हुआ था। अब जो भारत है यूरेशिया, ये एशिया महाद्वीप का पार्ट है, ठीक है। ये कई बार छोटे मोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे दिया है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी। अब उत्तर क्यों लिखा जाता है, तो आप सभी को पता है हम उत्तर गोलार्ध में जो है एग्जिस्ट करते हैं भारत का। तो जब अक्षांशीय विस्तार जब भी बताया जाएगा तो ध्यान रखिएगा हम वहां पे नॉर्थ यानी कि उत्तर लिखेंगे, ठीक है। और जब भी देशांतर बताया जाएगा विस्तार, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईस्ट लिखेंगे, क्योंकि हम सभी को पता है भारत जो है हमारा कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, भारत जो है हमारा ये अक्षांशीय विस्तार में उत्तर में, और अगर देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो पूर्वी में, है ना। तो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तभी तो 8 से है ना, 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर में चलेंगे आप, ठीक है। कर्क रेखा हमारे भारत को लगभग बराबर 2 भागों में बांटती है, ठीक है। तो यही दिया है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो हम आगे देखेंगे भी, वैसे शायद इसमें नहीं दिया होगा, तो ध्यान रखिएगा कर्क रेखा जो है हमारे भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। जहां मैप होगा वहां मैं उसको डिटेल करूंगी आपको, ठीक है। आगे दिया है दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर आप देखेंगे ऐसे वाला जो विस्तार देखेंगे आपका मुख्य भूमि की बात की जा रही है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पूरे भूमि की बात नहीं की जाती है, जैसे अंडमान
द्वीप समूह है ना उसको काउंट नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कितना है 8 डिग्री 4 मिनट है, और ऊपर यहाँ पे कितना है तो 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे दिया है क्या कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार जो देखेंगे आप 68 डिग्री 7 मिनट्स पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट्स पूर्वी देशांतर के बीच है। अब देखिए यहाँ पे पूर्वी और उत्तरी आप लोगों को याद रखना है कि जब भी अक्षांश की बात होगी तो हम उत्तर लिखेंगे, और जब भी देशांतर की बात होगी तो हम पूर्वी गोलार्ध में है तो इसलिए पूर्वी पूरब लिखेंगे। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि कई बार क्या है एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज करने के लिए क्या किया जाता है कि वो देशांतरीय विस्तार आपसे पूछ देगा और वहां पे क्या करेगा, जैसे कि 68 डिग्री 7 मिनट्स है ना तो पूर्वी लिखा हुआ है यहाँ पे है ना, वो क्या करेगा कि यहाँ पे उत्तरी लिख देगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखिएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे जैसे भारत है ना अपना, मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, अब मैप नहीं बना रही मैं, तो ये वाला क्या होता है देशांतर, लंबी लंबी जो रेखा होती है उसको हम देशांतर कहते हैं। तो जब देशांतर विस्तार बताना होगा ना हमें, तो हम क्या करेंगे ईस्ट लिखेंगे यानी कि पूरब लिखेंगे, क्योंकि हम पूर्वी गोलार्ध में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो जब पूर्वी गोलार्ध लिखेंगे तो ये वाला जो विस्तार आपको अभी बताया गया है ये वाला विस्तार है, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट और ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। इन्हीं दोनों से हम मेरिडियन जो है हम अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना वो निकाल लेते हैं। जैसे कि आप 68 डिग्री 7 मिनट को और 90 इन दोनों को जो है ना, इन दोनों को इसको और इसको जोड़ोगे, उसके बाद डिवाइड कर दोगे, 2 से बीच का आप निकाल लोगे तो वही आएगा आपको 82.5 डिग्री, ठीक है, जो कि आपका हमारा मेरिडियन जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मान्यतर माना गया है वही है, ठीक है। आगे चलिए चलते हैं। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में है? अगर हम पूर्वी और पश्चिमी पार्ट में बांटेंगे ना, जैसे कि ये पश्चिमी पार्ट हो गया और ये पूर्वी पार्ट हो गया, जब ऐसे बांटेंगे तो हमारा भारत किधर आता है, पूर्वी पार्ट में आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये तो मैंने बता ही दिया। आगे दिया है भारत की स्थिति किस गोलार्ध में है, हो गया बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के 2 छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। तो आप सभी को पता है देशांतर के थ्रू हम क्या दिखाते हैं, हम अपने समय को दिखाते हैं, ठीक है, देशांतर के थ्रू। तो देशांतर में जब आप इन दोनों को माइनस करोगे ना तो लगभग 30 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो लगभग 30 डिग्री जो है ना हमारे भारत के, चाहे अक्षांशीय विस्तार ले लो या देशांतरीय विस्तार ले लो, दोनों में 30 का लगभग जो है अप्रॉक्स आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। और आप सभी को पता है कि 1 घंटे में कितना होता है, 1 आवर्स में 1 घंटे में आप देखोगे 15 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो हमारे भारत में 30 डिग्री है, यानी कि अगर हम अरुणाचल प्रदेश और गुजरात को देखेंगे तो कितने घंटे का समय का अंतर मिलेगा हमको, तो ये 2 घंटे का मिलेगा, ठीक है, लगभग 2 घंटे का, एग्जैक्ट नहीं है ये, लेकिन 2 घंटे का मिलता है, ठीक है। हमारे भारत में किबुथु पॉइंट है ना, वहां पे सबसे पहले जो है सूर्योदय होता है। चलिए आगे देखते हैं। स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित 2 स्थानों के बीच का समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। तो ये देख ही लिया हमने 2 घंटे का होगा। अब इससे पहले ये थोड़ा सा हम लोग देखते चलते हैं। जैसे कि दिया है बड़े देश जिसका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहां पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता, क्योंकि बहुत एक बैग से आप दोनों का डिवाइड करके देशांतरीय विस्तार का 2/2 कर दोगे, ठीक है, बीच में निकाल लोगे, लेकिन बहुत विस्तार अगर इधर इधर है तो इससे क्या होगा, टाइम का डिफरेंस बहुत हो जाएगा। हमारे भारत में तो 2 घंटे का ही है, कोई बड़ा देश है या कंट्री है तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। इसलिए वहां क्या किया जाता है, मानक समय जो है ना 1 से अधिक मान लिया जाता है। जैसे आप देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका को में जो है आपका 7 मानक समय है, और वहीं पे कनाडा में देखेंगे तो 6 मानक समय है। क्या आपको पता है कि रूस में कितने मानक समय है, तो रूस में देखिएगा 11 मानक समय है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमारे भारत में उत्तरी और पश्चिमी और पूर्वी में क्या अंतर था, तो आपने देखा 2 घंटे का अंतर है लगभग, जैसे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में। टाइमिंग की बात हो जा रही है, हो रही है यहाँ पे। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है, तो हम सभी को पता है कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 4 मिनट, ठीक है, और 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, ठीक है, 1 आवर्स। चलिए वही चीज बता रहा है अंतर। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री जो है हमारा
82°30' पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है? तो हमने देखा ही था ना, अभी हमने बता ही दिया कि 68°7' और आपको 97°25 को ऐड कर दीजिएगा, बटा 2 कर दीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा। ये मेरिडियन टाइम है हमारा, ठीक है। आगे कह रहा है कि इस यामोत्तर को भारत का मानक यमोत्तर भी कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा है कि भारत का मानक यमोत्तर कौन सी देशांतर है? तो याद रखिएगा आपको ये 82.5 वाला, ठीक है, यानी कि 82°30'। अब आगे देखिए, कह रहा है कि भारत के पड़ोसी देश के बारे में हम देखेंगे तो 7 देशों की स्थलीय सीमा इनकी सीमाओं से जुड़ी है। तो हमारे जो 7 देश हैं ना, वो हमारे भारत से हमारे कितने देश लगभग जो है सीमा शेयर करते हैं? तो 7 करते हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है कि हमारा क्षेत्रफल के अनुसार 7 है और 7 जो है ये स्थलीय सीमाएं जो है दूसरे देशों से कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, यानी कि शेयर करता है, ठीक है। अब चलिए हम ये सीमा देखते चलते हैं। तो पहले नंबर पे कौन सा सीमा आता है? तो बांग्लादेश का सीमा आता है। ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे स्थलीय सीमा शेयर करने वाला कौन सा आपका देश है? तो वो है बांग्लादेश। ये पूरा देखिए, ये बांग्लादेश जो है लगभग इंडिया का आकार का ही ये आकृति शेयर करता है, ठीक है। ये जो है सबसे बड़ा बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ, ठीक है। ये आपको याद रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। लगभग ये कितने शेयर करता है? तो ये 4096 किलोमीटर आपका शेयर करता है। आगे हम राज्य भी देखेंगे कि कौन कौन से राज्य जो है बांग्लादेश से शेयर करता है, ठीक है। चलिए यहीं पे देख लेते हैं। जैसे बांग्लादेश है ना, तो बांग्लादेश से कौन कौन शेयर करता है? तो पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश से बंगाल तो याद ही रहेगा कम से कम। पश्चिम बंगाल हो गया आपका, दूसरा हो गया मेघालय, तीसरा हो जाएगा आपको मिजोरम, ठीक है, ये मेघालय मिजोरम वाले पार्ट जो है मिजोरम, और हो जाएगा आपको त्रिपुरा, ठीक है। चौथे नंबर पे आप असम, ठीक है। तो ये कुछ राज्य हैं जो बांग्लादेश से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो ध्यान रखिएगा, दूसरे नंबर पे चीन आता है। हमारे भारत से जो है चीन बाउंड्री शेयर करता है दूसरे नंबर पे। चीन कितने मतलब क्षेत्रफल में करता है? तो 3488 किलोमीटर जो है ये बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ, ठीक है। तो दूसरा ये हो गया। तीसरे नंबर पे कौन आता है? तो पाकिस्तान आता है। तो पाकिस्तान कितना शेयर करता है हमारे भारत से बाउंड्री? ये आपको दिख ही रहा होगा, है ना। पाकिस्तान जो है ये 3323 किलोमीटर, ठीक है, ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको ट्रिक कैसे याद रख सकते हैं? बचपन में MBA, तो बचपन MBA, अगर नाम ना याद आए कि कौन कौन से देश जो है हमारे भारत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करते हैं, तो ये से याद रख लीजिएगा, बचपन MBA। बचपन से माने ये क्या है, मतलब क्षेत्रफल के अनुसार भी है। तो जैसे कि बचपन में MBA, तो पहले बांग्लादेश फिर चाइना। 2 याद जरूर रखिएगा कि सबसे ज़्यादा शेयर करता है बांग्लादेश, दूसरे नंबर पे चाइना करता है, और सबसे कम कौन करता है? 106 किलोमीटर, वो है अफगानिस्तान, ठीक है। और प से कौन हो जाएगा आपको? पाकिस्तान, 9 से हो जाएगा नेपाल, M से हो जाएगा म्यांमार, B से हो जाएगा भूटान, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे पाकिस्तान आपको मिल गया कि शेयर कर रहा है बाउंड्री। अफगानिस्तान देखिए यहाँ से छोटा सा बस जो है बाउंड्री शेयर करता है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर, ठीक है। अगला कौन सा बाउंड्री शेयर कर रहा है आपको दिख रहा होगा? हो गया म्यांमार, यहाँ पे है। चलिए म्यांमार जो है सबसे ज्यादा अगर बाउंड्री किसी राज्य से शेयर करता है तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ये भी क्वेश्चन कई बार बना है कि म्यांमार सबसे ज्यादा जो बाउंड्री शेयर करता है वो कौन सा राज्य है? तो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। म्यांमार भी ध्यान रखिएगा आप लोग। भूटान देखिए आप यहाँ पे बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप अफगानिस्तान देख ही लिए हम लोग। चलिए ये है आपके बाउंड्री शेयर करते हैं जो हमारे भारत देश से। आगे चलिए हम देखते चलते हैं। ये राजनीतिक मैप दिया हुआ है, यानी कि पॉलिटिकल मैप भारत का दिया हुआ है। इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे? तो सबसे पहले 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो है भारत के किस किस राज्यों से होकर गुजरती है, ये चीज देखते चलना है, ठीक है। तो देखिए पहले किस में आएगी? गुजरात में आएगी, फिर गुजरात से राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर आप देखोगे यहाँ पे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा, फिर मिजोरम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये 8 राज्य जो है मित्र पर गमछा झाड़ के ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है, इससे याद रखिएगा। तो ये कौन कौन से राज्य हो गए, ये एक बार और पढ़ देती हूँ मैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम। ध्यान रखिएगा बिहार से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ध्यान रखिएगा।
चलिए अब देखिए ये जो आपका पॉलिटिकल मैप दिया है उसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जो देश है, जैसे कि आपका चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये किससे किससे बाउंड्री शेयर करते हैं ये देखते हुए हम चलेंगे। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले बांग्लादेश को ही देख लेते हैं क्योंकि बांग्लादेश से ही सबसे ज्यादा शेयर होता है बाउंड्री। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश से देखिए ये पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा आप याद रखिएगा। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल दिख रहा है। पश्चिम बंगाल के बाद आपको कौन दिख रहा है, तो ये देखिए असम दिख रहा है ना। असम के बाद क्या है, मेघालय है। मेघालय के बाद आपको क्या दिख रहा है, त्रिपुरा दिख रहा है ना। ठीक है, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये आप देखेंगे मिजोरम हो गया। ठीक है, तो कितने राज्य जो है अपने इससे बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, तो बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर करने वाले कुल 5 हो गए। पश्चिम बंगाल, असम, उसके बाद मेघालय, मेघालय ये हो गया आपका। उसके बाद देखेंगे आप कौन सा हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, ये त्रिपुरा हो गया, ये मिजोरम हो गया, ये बाउंड्री शेयर करते हैं आपके बांग्लादेश से। ओके, दूसरे नंबर पे कौन आ रहा था, तो चीन आ रहा था। तो चलिए चीन के साथ देखते हैं कौन कौन सा जो है बाउंड्री शेयर करता है। तो सबसे पहले तो लद्दाख, आप सभी को याद रहना चाहिए कि लद्दाख से कई बार मतलब चीन अक्साई क्षेत्र भी लद्दाख में ही है। ठीक है, तो पहले कौन सा राज्य हो गया, लद्दाख हो गया आपका। ठीक है, लद्दाख के बाद आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में आ रहा है। ठीक है, बाउंड्री शेयर कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के बाद आप देखोगे उत्तराखंड से बाउंड्री शेयर कर रहा है। उत्तराखंड के बाद देखो आप ये नेपाल हो गया, ये दूसरा कंट्री है। तो हम यहाँ डायरेक्ट अपने चलेंगे, सिक्किम पे शेयर कर रहा है ना। तो ये रहा सिक्किम से शेयर कर रहा है। सिक्किम के बाद देखो आप अरुणाचल प्रदेश में शेयर कर रहा है बाउंड्री। ठीक है, अब दूसरे तीसरे नंबर पे कौन शेयर करता है, तो पाकिस्तान शेयर करता है। तो ये किससे किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है ये भी हम देखते चलते हैं। तो ये भी लगभग 5 राज्यों से है जो शेयर करता है। जैसे कि आप देखेंगे, सबसे पहले यहाँ से देखते चलते हैं हम गुजरात से। ठीक है, गुजरात हो गया आपका। उसके बाद देखेंगे राजस्थान हो गया, बहुत ज्यादा बाउंड्री शेयर कर रहा है राजस्थान। उसके बाद देखेंगे पंजाब शेयर करता है। उसके बाद देखेंगे जम्मू कश्मीर शेयर करता है। उसके बाद साथ में लद्दाख भी जो है पाकिस्तान से बाउंड्री शेयर करता है। यानी लद्दाख जो है चीन और पाकिस्तान दोनों से बाउंड्री शेयर कर रहा है। थोड़ा सा ये माइनर का भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा ये चीजें। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम कौन शेयर करता है, तो ये नेपाल। अब ध्यान रखिएगा नेपाल जो है ना ये कितने किलोमीटर करता है, तो 1751 किलोमीटर। ठीक है, अब ये कौन कौन से राज्य से करता है ये भी देखते हैं, क्योंकि ये बिहार से भी जो है नेपाल बाउंड्री शेयर करता है। तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश से हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा है ये बिहार हो गया। बिहार के बाद देखेंगे आप पश्चिम बंगाल हो गया। पश्चिम बंगाल के बाद आपको कौन दिख रहा है, सिक्किम दिख रहा है यहाँ पे, है ना। सिक्किम के बाद आप देखेंगे आपका ये हो गया एक उत्तराखंड। ठीक है, यहीं तक जो है ये बाउंड्री शेयर करता है। तो याद रखिएगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम आपका जो है नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। लगभग कितने हो गए आपके, बिहार नेपाल से शेयर करने वाले भी 5 हो गए। कौन कौन से, तो सिक्किम हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, और कौन सा बच गया, ये पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद कौन शेयर करता है, तो म्यांमार को देख लेते हैं, क्योंकि ये चौथे नंबर 5वें नंबर पे जो है बाउंड्री शेयर करता है। तो म्यांमार कितने से बाउंड्री शेयर करता है किलोमीटर, तो याद रखिएगा 1643 किलोमीटर। ठीक है, कौन कौन से राज्य से करता है ये भी हम देखते हुए चलते हैं। तो सबसे ज्यादा ये किससे शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश से करता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बाद ये किससे शेयर करेगा, तो आपका नागालैंड से शेयर करेगा। ये रहा नागालैंड। नागालैंड के बाद आप देखोगे मिजोरम से शेयर करेगा, ये सॉरी मणिपुर है, ये मणिपुर से शेयर करेगा। फिर आपका मिजोरम से शेयर करेगा। तो याद रखिएगा कि आपका म्यांमार से 4 राज्य जो है बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन कौन, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, 4 हो गया ये। अगला चलिए देखते हैं भूटान से। तो भूटान बहुत अच्छा चीज है, इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा भूटान जो है किससे किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है, ये भी 4 से शेयर कर रहा है। कौन कौन से, तो देखिए ये पश्चिम बंगाल वाला पार्ट है ना, वो याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल जो है भूटान से बाउंड्री शेयर करता है। कई बार पूछ दिया जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे किससे कर रहा है, सिक्किम से कर रहा है। सिक्किम के बाद आप देखोगे किससे कर रहा है, असम से कर रहा है। असम के बाद अरुणाचल प्रदेश। तो 4 हो गए। कौन कौन से, सिक्किम, असम, आपका पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और भूटान कितने किलोमीटर, तो 699 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ। अच्छा, अफगानिस्तान कितना था, तो 106, और अफगानिस्तान मात्र लद्दाख से बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा बाउंड्री शेयर करता है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर।
चलिए इसमें से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम देखते चलते हैं। जैसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जो तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा वो हो जाता है त्रिपुरा। देखेंगे आप तीनों तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है त्रिपुरा तीन तरफ से। उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन सिक्किम से पूछा जाता है। सिक्किम जो है ये किससे किससे शेयर करता है अपनी बाउंड्री, तो ध्यान रखिएगा भूटान हो गया, चीन हो गया, आपका नेपाल हो गया सिक्किम। चलिए अब आगे देखते चलते हैं, और भी मिलेगा तो हम देखते चलेंगे। अच्छा यहाँ पे मिले ना मिले क्वेश्चन, मिलना नहीं मिल रहा। चलिए हम लोग यहीं पे देखते चलते हैं। भारत का जो है सबसे उत्तरी पॉइंट क्या कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा भारत का जो सबसे उत्तरी पॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं, इंदिरा कॉल। वहीं पे सबसे दक्षिणी पॉइंट पूछा जाए कौन सा है, तो दक्षिणी पॉइंट सबसे है आपका कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी है। इसको हम केप कोमोरिन भी कहते हैं, केप केमोरिन या कोमोरिन भी लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा इसी का नाम है। कन्याकुमारी को हम केप कोमोरिन भी कहते हैं। और कन्याकुमारी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे अरब वो बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर तीनों जो है एग्जैक्ट यहीं पे मिलते हैं कन्याकुमारी पे, ठीक है। तीनों जो है मतलब ज्वाइंट होते हैं यहाँ पे। आगे देखिए अगर सबसे दक्षिणी भूमि मुख्य भूमि ना लगाकर जैसे पूछ दे भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या है, तो ग्रेट निकोबार में आपको देखने को मिलता है कौन सा, तो ये मिलता है आपको इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट भारत की सबसे दक्षिणी पॉइंट है। अगर मुख्य भूमि ना लगाई जाए तब, तो इंदिरा पॉइंट जो है आपकी उसको हम पिग्मेलियन के नाम से भी जानते थे पहले, ठीक है, पिग्मेलियन, पिग्मेलियन पिग्मेलियन के नाम से जानते थे। 1984 में क्या हुआ ना कि इंदिरा गांधी जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दौरा की थी, तो 1985 से जो है इसका पिग्मेलियन का नाम बदलकर इंदिरा पॉइंट कर दिया गया था, ठीक है। अभी देखेंगे ये पिग्मेलियन पॉइंट जो है डूब चुका है 2004 में जो सुनामी आई थी ना उसके तहत। अच्छा जो हमने वहां पे भारत का विस्तार देखा था ना 8 डिग्री 4 मिनट, तो ध्यान रखिएगा ये मुख्य भूमि से था। अगर पूछा जाए ऐसे भारत का विस्तार कहाँ तक है, तो ध्यान रखिएगा 6 डिग्री 4 मिनट है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी पॉइंट से लेके चला जाता है, ओके। अब देखिए हमारा जो पूर्वी पॉइंट है वो क्या है, तो किवीथू है जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, तो ये भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है किवीथू, ओके। नामचा परवा इधर अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है, ठीक है, हिमालय का। आगे देखते हैं हमारा पश्चिमी पॉइंट क्या है, तो पश्चिमी पॉइंट आपको गुजरात में देखने को मिलेगा गुहार माता के नाम से, गुहार माता या गोरे माता भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो ये सबसे हमारा पश्चिमी पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ये इतना ही कुछ थे, अब आगे मिलेगा तो और देखेंगे। इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं, दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। तो हम आगे देखेंगे अभी, जैसे कि हमारा मालदीव और आपका श्रीलंका तो दिख ही रहा है कि यहाँ पे अंडाकार सा है, ये भी हमारे समुद्री जो है पड़ोसी देश है। और नीचे देखेंगे आप मालदीव भी मिलेगा, ठीक है, इंडोनेशिया वगैरह भी मिलता है। अब पूछ रहा है, कह रहा है, बता रहा है कि पाक जल संधि जो है भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो ये आपको याद रखना है कि पाक जल संधि जो है ना भारत को श्रीलंका से अलग करती है, ठीक है, पाक जल डमरू। आगे देखते हैं। अब ये देखिए हमारा जो है ना भौतिक स्वरूप बताया गया है भारत का। तो भौतिक स्वरूप में हमने देखा ही था कि उत्तर में इसके क्या है, हिमालय है, और हिमालय का ही ये पार्ट है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग ये थोड़ा सा, जिसको हम नागा पटकाई वगैरह के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे विंध्य की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा वगैरह पड़ता है, ये अरावली पर्वत हो गया आपका। तो ये चीज़ें ना थोड़ा सा आप लोग अलग से ही मतलब देखना, चैप्टर में इसको पढ़ लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। जैसे विंध्य श्रेणी हो गया, सतपुड़ा हो गया, ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी ही में ही आता है आपको मैकाल, उसके बाद मैका जिसकी सतपुड़ा की क्या है, सबसे ऊंची चोटी 1350 आपका धूपगढ़। उसके बाद दक्षिणी वाला पार्ट में चलिए हम लोग देखते चलते हैं, ठीक है। दक्षिणी पार्ट में आप देखेंगे इस वाले तट को जो है ना हम पश्चिमी तटीय कहते हैं, जो केरल की तरफ है, और इस वाले को कोरोमंडल तट कहते हैं हम। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और याद रखिएगा केरल में ही पड़ता है आपको दक्षिणी पार्ट का सबसे ऊंची बिंदु कौन सी है, तो आपकी अनाईमुड़ी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनाईमुड़ी जो है आपकी सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो सबसे मतलब अगर पूछा जाए दक्षिणी भारत का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, अनाईमुड़ी, जिसकी हाइट जो है लगभग कितनी है, तो हाइट है आपकी
2695 मीटर। 2695 मीटर है। ये किसकी बताई जा रही है आपको? तो ये बताई जा रही है अनाईमुड़ी की, ठीक है। और ये किधर को एग्जिस्ट करता है? तो पश्चिमी तट पे, ठीक है, केरल में, ओके, दक्षिणी भारत का। और ऐसे अगर पूछा जाए जैसे नीलगिरी पहाड़ियां जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी जैसे तमिलनाडु में दोदा बेट्टा पड़ता है, तो दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी हो जाएगी? तो दोदा बेट्टा। तो ये किसकी ऊंची चोटी है? नीलगिरी पहाड़ी की है, ध्यान रखिएगा ये चीजें। ये देखिए यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, जैसे कि दक्षिणी बिंदु है ना सबसे, तो वो तमिलनाडु में पड़ता है, कन्याकुमारी यहाँ तक गया है तमिलनाडु, इसके बाद केरल है। चलिए आगे देखते हैं आप। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण जो है मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। तो ध्यान रखिएगा भाषाओं के आधार पर 2 अक्टूबर 1993 को सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। तो ध्यान रखिएगा ये कई बार एग्जाम में पूछा, अभी एग्जाम में हाल ही में पूछा गया था, भाषाओं के आधार पर निर्माण राज्यों को बताएं कौन कौन से हैं। तो मुख्यतः जो राज्य है ना वो भाषाओं के आधार पर ही है, जैसे आंध्र प्रदेश आपका, कर्नाटक वगैरह, ये सब जो भारत के जो है भाषाओं के आधार पे ही है, ठीक है। अच्छा ये चीजें कुछ दी हुई हैं साइड में, इसको भी हम देखते चलते हैं। तो जलोढ़ निक्षोभ से आप क्या समझते हैं? ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी 2 तरह की, बांगर और खाबर। सहायक नदियां किसे कहते हैं? तो एक नदी या सरिता जिसे कहते हैं, जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, उसे हम क्या कहते हैं? सहायिका कहते हैं। देखिए कोई नदी है जैसे, ठीक है, ये नदी है, तो ये क्या हुआ, कोई और नदी जो है इसमें आके मिल गई, तो इसे हम सहायिका कहते हैं। लेकिन यही मेन नदी है, उससे कोई नदी जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गई, वितरिकाएं कहलाती हैं वो, ठीक है। आगे दिया है, क्या आप जानते हैं कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व की सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो ये याद रखना है आपको, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां जो है ये क्या करती हैं? विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति क्या है? त्रिभुजाकार है, ऐसे, ठीक है ना। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पे बनता है। जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहते हैं। जहां गिरती है ना, तो पूछते हैं ना नदी का मुहाना कैसे, कहाँ है? जैसे गंगा नदी का मुहाना कहाँ है? तो आपको याद होना चाहिए कि बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा कि सुंदरवन डेल्टा को जो है वहां पे सुंदर जो है पादप पाया जाता है, उसी के नाम पे इसको सुंदरवन डेल्टा के नाम से बुलाया जाता है, ओके। चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें भौतिक विभाजन हम देखते हुए चलेंगे, ओके। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। तो ध्यान रखिएगा हमारे भारत में पर्वत का क्षेत्रफल कितना है? तो लगभग 30% भारत का जो है पर्वत है। मैदान लगभग देखेंगे आप 43% है, ठीक है। और 28% के अप्रॉक्स जो है आपका देखने को मिलता है क्या? पठार, ठीक है, भारत का। आगे दिया है, उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है, ढकने का कार्य करता है, हमारे बचाने का भी कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर, तो हिम का घर हिमालय। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। तो बृहत हिमालय को ही हिमाद्री के नाम से भी बुलाया जाता है। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमांचल, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। शिवालिका सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, जहां पताल तोड़ जो है आपको देखने को मिलते हैं, तराई क्षेत्र। चलिए आगे देखते हैं। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है, तो हमने देखा ही अभी। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान जो है हमारे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह देखेंगे, वो उत्तरी मैदान के भाग हैं। जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं और ये क्या है? जलोढ़ मिट्टियों से बने हुए हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि मैदानों में जो है जनसंख्या अधिक होती है। तो मैदानी भागों में आप सभी को पता ही है कि जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलता है। और नदियों को क्या कहते हैं? आपको नदियों को सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। तो हम लोग देखेंगे पश्चिमी पार्ट में राजस्थान पड़ता है और राजस्थान में थार मरुस्थल पड़ता है। और मैक्सिमम कंट्रीज जो है ना, कॉन्टिनेंट जो है उसके पश्चिमी भाग में ही आपको मरुस्थल देखने को मिलते हैं।
यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम होगी, है ना। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। तो हम सभी को पता है कि उत्तरी मैदान हो गया, उसके दक्षिण में देखेंगे प्रायद्वीपीय भाग, हमारा जो भारत है वो प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति लगभग मेज के आकार या त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित है। तो हम देखेंगे इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला। तो हम सभी को पता है भारत के उत्तर पश्चिम में यहाँ पे अरावली श्रृंखला है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में गिनी जाती है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। श्रृंखलाओं से होकर जो विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखला है, उससे हमारी नदी जो नर्मदा और तापी नदी है वो बहती हैं। ये खास तौर पे इसलिए जानी जाती हैं कि नर्मदा और तापी नदियां जो है पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और ये अरब सागर में जाकर गिरती हैं रिफ्ट वैली से होकर गुजरते हुए, और ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री, पश्चिम घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। पश्चिमी घाट जो आपका मालाबार तट है, केरल वाला पार्ट, उसे हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है। ध्यान रखिएगा पूर्व में जो है ना आपका जो तमिलनाडु वाला पार्ट है उसको हम कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह गैस की प्रचुरता देखने को आपको मिलती है। आगे दिया है पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान संकरी है। पूर्वी तटीय मैदान जो है आपका अपेक्षाकृत चौड़ी है। वहां पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर यानी जहां वो गिरती हैं उपजाऊ मिट्टी या डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। अब थोड़ा सा हम लोग ये देखते चलेंगे प्रवाल क्या है, ठीक है। जैसे कि आपने लक्षद्वीप का सुना होगा, प्रवाल द्वीप है। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो प्रवाल द्वीपों को दिखाते हैं। तो प्रवाल द्वीप में आपको पता ही होगा लक्षद्वीप को जाना जाता है भारत में। और सबसे बड़ा प्रवाल कहाँ देखने को मिलता है, तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइड रेंज। चलिए हम आगे देखते हैं, कुछ छूटा तो नहीं ना इसमें। अच्छा, नदियों का मायका किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश को कहते हैं। अब देखिए द्वीप समूह के बारे में दिया गया, तो ये भी हम देखते हुए चलते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह है, आप सभी को पता है, लक्षद्वीप द्वीप समूह और आपका अरब सागर में स्थित है। ये लक्षद्वीप जो है इधर स्थित है आपका अरब सागर में, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, किसके तट से दूर है लक्षद्वीप, तो केरल के तट में, क्योंकि पश्चिमी पार्ट केरल ही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में हो गया कि ये दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था, तो 2004 में आपको जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है प्रभावित हुआ था, जिसका लगभग 2260 किलोमीटर क्षेत्र जो है पानी में डूब गया, जिसमें हमारा पिग्मेलियन पॉइंट जो था वो भी डूब गया था, जिसको हम दक्षिणी इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। आगे ये चीज और याद रखिएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं, लेकिन सब द्वीप में निवास जो है मनुष्य का नहीं है। उसी में आप देखेंगे पिटली द्वीप, उसका जो है उसमें मनुष्यों का निवास नहीं है, लेकिन ये अपने पक्षी अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है। ये क्वेश्चन बना था अभी एग्जाम में, ठीक है। समाचार पत्रों तथा लोगों के बातचीत के जरिए जो है आप पता कीजिए, जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से चुनौती का सामना किया। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। सुनामी के बारे में बता दिया गया है कि ये क्या है, एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें बहुत से भारत के बारे में अगर पढ़ना चाहा जाए तो बहुत सी चीज़ें जो हैं जो आप पढ़ सकते हैं। जैसे आपको राजधानी मिला था कि दिल्ली जो है हमारी राजधानी बनी थी, तो ये कब बनी थी, तो 1911 में बनी थी, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत फैक्ट हैं जो हम क्वेश्चन में देखते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है ये चैप्टर खत्म होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो से लाभ हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ना भूलें।